मैं डॉक्टर सुमन सिंह BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। आज ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों पर बात करने के लिए अपना ये वीडियो बना रही हूँ। सेकेंड ईयर के ह्यूमन ज्योग्राफी के बच्चे, मानव भूगोल के बच्चे, इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने मानव भूगोल की परिभाषा और प्रकृति के बारे में बताया था। आज मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र उसके समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके पूर्ण किया जाता है। मानव भूगोल का अभी विकास हो रहा है तो उसमें नए तत्वों का सम्मिश्रण होता रहता है। तो मानव भूगोल के अध्ययन हम 3 प्रकार से अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, मानव वर्ग एवं समाज तथा मानव की क्षमता एवं कार्य। दूसरा, मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। और तीसरा, मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों में समायोजन के द्वारा बना सांस्कृतिक वातावरण। अब इसी में पूरे मानव भूगोल का अध्ययन सम्मिलित हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें मानव वर्ग की, समाज की, तो मानव विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विभिन्न कार्य क्षमताओं के कारण जाना जाता है। आप जब भी देखेंगे कि भौगोलिक परिस्थिति जैसी मानव को मिलती है, मानव के कार्य, उसका पहनावा, उसका आचार विचार, उसका जीवन स्तर और उसका भोजन भी, उसके मकानों की बनावट, सभी कुछ निर्भर करते हैं भौगोलिक वातावरण पर। अब भौगोलिक वातावरण किस किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो भौगोलिक वातावरण में जो 0 डिग्री अक्षांश पर रहते हैं उन लोगों को वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है। तो वहाँ की कृषि, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जलवायु वो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, जैसे कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक आते हैं, जिसमें भारत भी सम्मिलित हो जाता है। इस तरह के एरियाज़ में 0 डिग्री का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब बदल जाती हैं और 23.5 डिग्री तक आते आते मानव की जीवनचर्या में शीतकाल भी सम्मिलित हो जाती है। अब जब शीतकाल सम्मिलित हो जाएगी तो व्यक्ति के जो कार्य हैं वो केवल और केवल ग्रीष्मकाल पर निर्भर न रहकर शीतकाल का भी अपना सारा कार्य उसके अनुसार करेंगे। तो मानव की क्षमता कहाँ बढ़ जाएगी? जहाँ वातावरण उसको अपने शरीर के अनुकूल मिलेगा। अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, दोनों ही मौसम में मानव की शारीरिक क्षमता घट जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर की क्षमता को वहीं बढ़ा सकता है जहाँ उसको अपने शरीर के अनुकूल वातावरण मिले। अब हम अपने ही व्यक्तित्व पे आ जाते हैं, अपने ही जीवन पे आ जाते हैं कि शीतकाल में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। अब जब दिन छोटे होंगे तो समय भी जल्दी जल्दी हमारा समाप्त हो जाता है और कार्य करने की जो क्षमता है वो सर्दी लगने के कारण हमारी घट जाती है। तो उन दिनों हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो बदल जाता है। हम थोड़ा सा सुबह लेट उठते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि शीतकाल में गर्माहट
हमारे शरीर की आवश्यकता बन जाती है। लेकिन उसके विपरीत ग्रीष्म काल में चूँकि सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है तो हमारी नींद भी सुबह जल्दी खुलती है, सारा दिन हम काम करते हैं और रात भी लेट होती है, तो हमें बहुत सारा समय मिलता है कि हम अपने सारे ज़रूरी कार्य कर लें। केवल और केवल भरी दोपहरी में हम लोग अपने घर में रहना पसंद करते हैं, सुबह शाम हम अपने सारे कार्य करते हैं। तो मानव का जो समायोजन होता है वातावरण के साथ, वो हमेशा ही उसकी शरीर की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा, मानव अपनी क्षमता के अनुसार ही प्राकृतिक वातावरण से समायोजन करेगा। अब इसको कैसे बात करेंगे कि इसकी बात इस तरह से की जा सकती है कि जहाँ भी अधिक कठिन परिस्थितियाँ हैं, कठिन जलवायु है, वहाँ के व्यक्ति अधिक परिश्रमी होते हैं। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप पहाड़ों पे जाइए तो लगातार आप देखेंगे कि वो लोग पहाड़ पर चढ़ते रहते हैं आवश्यक चीज़ों के लिए। वो नीचे आते हैं मैदानी भागों में और वापस अपनी आवश्यक चीज़ें खरीद के ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो उन्हें वो पहाड़ी चढ़ने की आदत बनी रहती है। जब हम जैसे मैदानी भाग के लोग पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाके हमारी सांस फूलती है, हमें लगता है ये लोग अपनी जीवन किस तरह से जी रहे हैं। लेकिन वो लोग, उनका एक दिनचर्या में शामिल है कि वो लगभग 5-7-10 किलोमीटर चढ़ना उतरना उनके लिए बड़ा आसान सा काम होता है। तो शारीरिक क्षमता किसकी बढ़ गई? जहाँ जलवायु की परिस्थितियाँ कठिन हैं। तीसरा, मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में समायोजन। अब समायोजन किस तरह से होता है कि जैसे हमें प्रकृति ने मृदा दी और हमने उसके साथ समायोजन करके अपने लिए खाद्यान्न उत्पन्न किए। हमारे लिए प्रकृति जो जो संसाधन हमें उपलब्ध कराती है, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन सारे संसाधनों के साथ समायोजन करके और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। प्रकृति ने हमें जलवायु की विभिन्न स्थितियां दी। अब प्रत्येक जलवायु में हम अपना कृषि कार्य भी बदल देते हैं। जैसे कि फसलें भी 3 प्रकार की ले ली जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद की फसलें। उसके अतिरिक्त हमारी जब खान पान की प्रक्रिया बदलती है तो हमारी कई सारी, जैसे शीतकाल में हमें गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, तो हम उसके लिए भी अपने प्राकृतिक वातावरण के अकॉर्डिंग समायोजन करते हैं और ग्रीष्म काल में पतले कपड़े पहनने के लिए या कॉटन पहनने के लिए मजबूर होते हैं और शीतकाल में हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये हमारा प्रकृति के साथ समायोजन है। अब भूगोल में, मानव भूगोल में हम इन सब का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि इन सभी के द्वारा मानव भूगोल परिपूर्ण रूप में हमारे सामने आता है। जैसे वातावरण अगर कठिन है तो मनुष्य को विकास करने में बड़ी समस्याएं आएंगी। वातावरण अगर आपके अनुकूल है तो आप सभी कार्यों को बड़ा आसानी से, सुगमता से कर पाएंगे। जैसे मैदानी भाग में कोई भी औद्योगिक संस्थान लगाना बहुत आसान है, बहुत आराम से हम, यातायात के साधन उपलब्ध हैं, श्रमिक उपलब्ध है, आपको कच्चा माल उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध होने की वजह से हम फैक्ट्री या औद्योगिक संस्थान बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यही औद्योगिक संस्थान यदि हम किसी पहाड़ी पर जाकर लगाना चाहेंगे तो उसमें हमें समस्याएं आएंगी। हमें वहाँ लेबर कम मिलेगा, वहाँ यातायात की बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, वहाँ किसी भी वस्तु को पहाड़ी पर चढ़ा कर ले जाना बहुत आसान कार्य नहीं है। इसलिए औद्योगिक विकास, यातायात का विकास, वो सभी जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, उन सभी का विकास मैदानी भागों में ज़्यादा दिखाई देता है और पहाड़ी भागों में कम दिखाई देता है। तो मनुष्य
अपने वातावरण के साथ यदि कठिनाइयों के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तो वहाँ का जीवन स्तर जो है वो उन क्षेत्रों से थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि वहाँ पर मानव को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए श्रम अधिक करना पड़ रहा है। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम एक बात कहें कि संसाधनों का उपभोग और संसाधनों का नियोजन मानव वातावरण के अनुसार करता है, यानी मानव की उन्नति, उसकी समस्याओं के समाधान, ये सब आपके संसाधन उपयोग और संसाधन के नियोजन पर निर्भर करते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में हम 7 तत्वों को स्पष्ट रूप से शामिल करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या। मानव कहाँ ज़्यादा रहेगा? मानव वहीं ज़्यादा रहेगा जहाँ वातावरण अनुकूल होगा, जहाँ उसके जीवन की सारी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल करेंगे जनसंख्या को। दूसरा हम करेंगे वातावरण समायोजन अध्ययन, यानी वहाँ की जनसंख्या अपने वातावरण के साथ किस तरह से समायोजन कर रही है, वो अपने वातावरण को बिगाड़ रही है, सुधार रही है, या वातावरण के अनुसार ही अपना जीवन यापन कर रही है। तीसरा सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। इसमें आप ये देखेंगे कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके हमने वहाँ किस तरह का भू आकृतिक आधार है, या किस तरह का हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, जो आसपास का एरिया है, वो किस तरह से डेवलप है। अब आपको इसमें भी ये चीज़ है कि बहुमंजिला इमारतें कहाँ बनेगी? मैदानी भागों में, क्योंकि उसके नीचे की भूमि समतल है। तो मनुष्य अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहेगी? जहाँ उसको प्राकृतिक आपदाओं का सामना कम करना पड़े। तो वातावरण से समायोजन करेगा, और जो शहरी डेवलपमेंट आप देखिए या जहाँ भी जाएंगे तो आप देखेंगे मकानों के रूप अलग हैं, विकास का रूप अलग है, सबका जीवन स्तर अलग है, पहनावा अलग है। तो उन सबको देखते हुए हमारे सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। फिर संसाधन उपभोग और संसाधनों का नियोजन। किसी स्थान पर आप देखेंगे कि संसाधन बहुत अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं, बहुत अधिक उपयोग किया जाता है उनका, और नियोजन करने के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं जाता। पर जैसे जैसे हमारे संसाधनों में कमी आना शुरू हुई है, जब से हमें ये समझ आया है कि हमारे ये संसाधन जो हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, कुछ समय के बाद ये सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे, तब से हमने नियोजन की प्रवृत्ति को अपनाया है। अब नियोजन करने के लिए हमें केवल उतना ही संसाधन काम में लेना है जितनी हमें ज़रूरत है। इसके बाद आपको वातावरण के तत्वों का कालिक विकास क्रम या अनुक्रमण, कि आपके वातावरण के जो तथ्य हैं उनका विभिन्न कालों के अनुसार किस तरह से विकास हुआ है। पहले वातावरण में आदि मानव था, धीरे धीरे वो पहले कच्चा मांस खाता था, धीरे धीरे उसको समझ में आया तो उसने पका के खाना शुरू किया। फिर खाना जब पका के खाने लगा तो पहले सिर्फ मांस और कंदमूल पर निर्भर था। फिर उसको मिट्टी और पानी से जब उसने देखा कि कुछ पौधे और नए निकल आए तो उसको कृषि का ज्ञान हुआ। फिर उसने कृषि करना शुरू किया। कृषि के पश्चात अन्य आवश्यकताएं बढ़ती गई, और धीरे 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 किस तरह से विभिन्न कालों में जाकर मानव का आज का वर्तमान रूप सामने आया है। उसके बाद क्षेत्रीय और स्थानिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके कस्बे बने, पहले आपके कबीले बने, फिर कबीलों ने क्षेत्र अधिकार किया, फिर कबीलों के बाद आपके धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, देश की सीमाएं बनी, देश की सीमाओं के बाद देश के अंदर भी राज्य, फिर जिला, फिर आपकी तहसील,
और उसके बाद छोटे गांव, पूर्वा, ढाणी, इस सबका एक स्थानिक संगठन अलग से दिखाई देने लगा। एक गांव है तो उसकी भी सीमा है। एक गांव, कई सारे गांव मिलकर एक तहसील बना लेते हैं, कई सारी तहसील मिलकर एक ज़िला बना लेती हैं, कई सारे ज़िला मिलकर एक स्टेट बना लेते हैं, और कई सारे राज्य मिलकर एक देश बना लेते हैं। तो ये स्थानिक संगठन जो है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता गया, और इनकी आपस के जो संबंध है, यानी एक गांव का दूसरे गांव से, एक तहसील का दूसरे तहसील से, एक जिले का दूसरे जिले से, ये इस तरह के स्थानिक संबंध थे जो आवश्यकताओं पर निर्भर थे कि किसी एरिया में कोई भी चीज़ जो ज़्यादा उपलब्ध है, दूसरा एरिया का व्यक्ति, दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति वो उससे डिमांड करता है कि ये उत्पादन जो है वो आप हमें दे दीजिए, और हमारे यहाँ जो अतिरिक्त उत्पादन है वो आप ले लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे उनके आपस के स्थानिक संबंध बने और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक पहुँच गए। तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में हम मानव की शुरुआत से लेकर कि जब मानव का जन्म हुआ, जब मानव ने जन्म लिया और विकसित होना शुरू हुआ, तब से लेकर आज की परिस्थिति तक हम उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत जंगली कच्चा मांस कंदमूल से हुई, उसके पश्चात उसे आग का पता लगा और उसने पका के खाना शुरू किया। उसके पश्चात उसको कृषि के बारे में ज्ञान हुआ, उसने कृषि कार्य करने शुरू किए मिट्टी और पानी के उपयोग से। उसके बाद उसने पशुपालन शुरू किया, पशुपालन के बाद उसका कबीला बनना शुरू हुआ। फिर उन उत्पादों को उसने और नए रूप देने शुरू किए, जैसे गेहूं को पीस कर आटा बनाया, जैसे आपके कपास को बुनकर कपड़ा बनाया। इस तरह की सारी बातें हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। मानव के विकास को पूरी तरह से समझने के लिए मानव भूगोल को पढ़ना बहुत आवश्यक है, और मानव भूगोल में सबसे पहले हम उसमें क्या अध्ययन करेंगे इसी बारे में बात करना ज़रूरी है। मैंने इसमें आपको PDF नोट्स भी दे दिए हैं, और जितना समझा सकती थी वो समझा भी दिया है। अब इससे नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो आएगा प्रोफेसर जीन ब्रुंच और हंटिंगटन ने जितनी मानव भूगोल के क्षेत्र में सारे अध्ययन क्षेत्र में जो शामिल किया है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और कुछ पार्ट मैंने आपको इस PDF में दे दिया है, और अब मैं आगे इन दोनों विद्वानों के द्वारा दिए गए पिक्चर और टेबल आपको दूंगी। उसमें से आप देखें, पढ़ें, और जब समझ ना आए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको PDF दे रही हूँ। आप सेकेंड ईयर के बच्चे और फर्स्ट ईयर ऑनर्स के बच्चे जिनके पास ह्यूमन ज्योग्राफी विषय है, आप दोनों ही क्लास के बच्चे मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी बात आपको पूछनी है, समझ नहीं आई है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कॉलेज में भी, अभी तो कॉलेज में आप लोगों का आना निषेध है, लेकिन जब भी आपका खुले आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो इन नोट्स में या समझने में, तो मैं डॉक्टर सुमन सिंह ज्योग्राफी के बारे में अपनी बात आपके सामने रख सकती हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मेरे से बात करेंगे, शायद मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे कि आगे वर्चुअल क्लासेस वगैरह की भी शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें ब्रुंस और हंटिंगटन के द्वारा दिए गए अध्ययन क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।